गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है हम लोग काफी दिनों से एक मामला फैला हुआ है, जो है कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा क्यों दी गई, क्या कारण रहा होगा इसके सजा देने का, कहाँ है ये कतर, क्या है इस कतर का इतिहास, और इतने सशक्त विश्व गुरु बनने की स्थिति में पहुंचा है भारत को 8 भारतीयों को, 8 नौसैनिकों को क्यों फांसी की सजा दी गई, और क्या इस फांसी की सजा से भारतीय बच पाएंगे या फिर इन्हें फांसी होगी, बचाव की क्या क्या तरीका है और ये सारे कारण क्यों ऐसा हुआ, इन सब चीजों में मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। एक एक स्टेप को हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो मेरे भाई, सबसे पहले हमें कतर की स्थिति को जानना चाहिए। कतर की अवस्थिति क्या है? तो अगर हम कतर की अवस्थिति को देखें तो ये आप देख रहे हैं कि कतर जो है एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। बहुत से लोगों की समस्या है कि कतर कहाँ है। बहुत से ग्रामीण लोग, स्टूडेंट के अलावा बहुत से और भी लोग हैं जिनकी ये समस्याएं बनी हुई है कि कतर है कहाँ। तो आपको मैं बता दूं, कतर कहीं बहुत दूर नहीं है। कतर ये आपका, ये देखिए सऊदी अरब, आप जानते हैं ये सऊदी अरब, सऊदी अरब से उत्तर में ये है कतर। सऊदी अरब के उत्तर में स्थित है आपका ये कतर, और ये एशिया महाद्वीप का ही देश है। जिस प्रकार भारत एशिया महाद्वीप का देश है, उसी प्रकार कतर भी कहाँ का है, एशिया महाद्वीप का ही देश है। और इसकी ये राजधानी है दोहा। इसकी राजधानी क्या है? दोहा है। अब अगर आप देखें तो कतर जो है तीन तरफ से जो है कतर, ये आपका घिरा हुआ है तीन तरफ से। कतर किससे? फारस की खाड़ी से। किससे घिरा हुआ है? फारस की खाड़ी। ये देख रहे हैं पूरा क्षेत्र जो है कैसा है? फारस की खाड़ी है। इसीलिए हम इसको प्रायद्वीपीय देश भी कहते हैं। तो यहां से मेरे भाई ये भी समझते रहना कि प्रायद्वीपीय देश क्या होता है। ये देखिए यहां से पूरा जो घिरा हुआ है ये फारस की खाड़ी है, और ये जो है इस तरफ दुबई है, और ये है आपका कतर, और ये इसकी राजधानी है। अब जो है यहां तेल की सबसे बड़ी शोधनशाला, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल शोधनशाला जो है वो कतर में ही है। और कतर एक विकसित कंट्री है। आप इसके विकसित की स्थिति देख सकते हैं कि इस प्रकार के होटल्स अवेलेबल है वहां। तो एक विकसित कंट्री होने के बावजूद ये सबसे ज्यादा समृद्धशाली क्यों हुआ? क्योंकि ये तीन तरफ से जो है खाड़ी से घिरा हुआ है। इस पर आक्रमण होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक तरफ है, दुबई से है। और अगर आप जानते हैं तेल कितना इंपॉर्टेंस है, और अगर तेल के मामले में ये सर्वोच्च स्थान पर है, दूसरे सर्वोच्च स्थान पर है, तो बेसिकली सी बात है कि जो है ये विकसित कंट्री होगा। और इस विकसित कंट्री में जो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, जो 8 भारतीयों को फांसी की सजा दी गई है, वो क्यों दिया गया? तो सबसे बड़ा तेल शोधनशाला, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल शोधनशाला मेरे भाई कहाँ है? कतर में है। और ये इस तरीके की तेल शोधनशाला और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वहां ऑफिस है, विकसित देश है। हमारा भारत तो विकासशील स्थिति में है। अब कतर की जो स्थिति है, इस स्थिति को उसने 8 भारतीयों को जो फांसी की सजा देकर एक किया गया है, उस मामले पे जरा हम बातचीत करते हैं। उसके मामले से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी। और इन्होंने जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रधानमंत्री कब बने, तो ये भी इंपॉर्टेंस हो जाता है। मेरे भाई क्वेश्चंस भी निकालते रहो, जानकारी भी हासिल करते रहो। 2014 में ये प्रधानमंत्री बने थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 59 देशों की यात्रा कर चुके हैं। कितने देशों की यात्रा मेरे भाई? 59 देशों की यात्रा कर चुके हैं। और 59 देशों की यात्रा में
ये सबसे पहली यात्रा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पहली यात्रा इन्होंने की थी वो भूटान की थी। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने प्रधानमंत्री जी से परिचित करा दूंगा, उनके पुरानी हिस्ट्री से आपको परिचित करा दूंगा। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनके वंशज देशों की यात्रा करने का क्या फायदा है, विश्व गुरु बनने से क्या हो जाएगा। ये स्थिति ये है कि घर का जो मुखिया है वो अदर कंट्री, अदर गांव में जाकर, रिश्तेदारी में जाकर खूब बढ़िया से अपना ठाट बाट बनाया है और घर के सभी बालक भिखारियों जैसा जीवन जी पा रहे हैं। तो इन्होंने पहली जो यात्रा की मेरे भाई वो भूटान की। कारण ये था कि भूटान सबसे गरीब देश था, इसलिए इन्होंने पहली यात्रा भूटान की थी। कब? 2014 में 15-16 जून को। 15-16 जून 2014 को इनकी पहली यात्रा जो हुई वो कहां पर हुई भाई? भूटान की हुई। उसके बाद लगातार यात्रा पे यात्रा किए गए। शुरू में 2014 में 15 में काफी यात्राएं किए और यात्रा करते करते ये व्यक्ति जो है कतर पहुंचे। किस सन में? 2016 में। 2016 में ये कतर पहुंचे और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, नाम भी बड़ा खतरनाक है और सजा भी बड़ी खतरनाक दिया है 8 भारतीयों को। अब क्यों दिया, कितने दिन से मामला चल रहा था, इस पे भी बात करनी है। तमीम कतर के अमीर, करंट में क्वेश्चन बनेगा किसने सजा दी, तो कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, तमीम बिन हमद अल थानी। इन्होंने, ये आदमी है तमीम बिन हमद अल थानी, और इनसे मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर में उस समय 2016 में एक स्टेटमेंट दिया कि जो भारत है ये 80 करोड़ युवाओं का देश है। क्या बताएं मोदी जी? ये जो भारत है ये 80 करोड़ युवाओं का देश है और यहां पर जो है अवसरों की कोई दिक्कत नहीं है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया, भारत 80 करोड़ युवाओं का देश है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल ताकत है, युवा जहां ज्यादा होंगे ताकत तो होगी। और इन्होंने कहा था कि भारत में कारोबार के बहुत से अवसर हैं। भारत में 2016 में जो स्टेटमेंट दिया मैं बता रहा हूं, भारत में अवसरों की बहुत समान, कारोबार की बहुत मौके हैं। अतः मैं आपको कारोबार करने के लिए स्वयं निमंत्रण देने आया हूं। किसी देश का प्रधानमंत्री स्वयं कारोबार के लिए निमंत्रण देने गया है और उसी स्थिति में जो निमंत्रण देने गया है उसी के फलस्वरूप आज जो हमारे यहाँ ये स्थितियां उत्पन्न हुई है कतर को लेकर 8 भारतीयों की सजा, अब उस पर बात करता हूं मेरे भाई। तो ये तो प्रधानमंत्री के जाने की स्थिति हो गई। अब हम बात करेंगे कतर में हुआ क्या, क्यों फांसी दी गई। तो कतर में हुआ क्या मेरे भाई? कतर की एक कंपनी है और आरोप क्या लगा था? जासूसी का आरोप। कैसा लगा था? जासूसी का आरोप। ये लोग 8 भारतीय नौसैनिक थे, जो 8 नहीं थे, टोटल थे 75 जो उस कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी है दहरा। कंपनी का नाम क्या था भैया? दहरा ग्लोबल कंपनी। दहरा ग्लोबल कंपनी, इस कंपनी को जो चलाने वाला था खमीस अल आजमी। दहरा ग्लोबल कंपनी को जो चलाने वाला आदमी था उसका नाम था खमीस अल आजमी। खमीस अल आजमी इस कंपनी को चला रहा था और ये कंपनी जो है भारत के मतलब पनडुब्बी 2I2 स्टील्थ पनडुब्बी 2I2 की देख रेख की जिम्मेदारी थी इस कंपनी का। ये निजी स्तर पर कंपनी काम कर रही थी और इस कंपनी को पावर थी कि वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही थी, लेकिन कंपनी निजी थी और पनडुब्बी 2I2 की देख रेख के लिए ये काम कर रही थी। और इजराइल के लिए इसके ऊपर भारतीयों के ऊपर क्या आरोप लगा, मतलब समझिए, खमीस अल आजमी की कंपनी थी दहरा ग्लोबल। ये कंपनी का लोगो है दहरा ग्लोबल। ये खमीस अल आजमी की कंपनी थी और इस कंपनी ने
पनडुब्बी 2I2 की देखरेख का काम कर रहा था और इसमें 75 भारतीय काम कर रहे थे। इसने इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगाया। मतलब आरोप क्या लगा कि ये जो भारतीय हैं वो इजराइल के लिए, इजराइल को सपोर्ट करते हुए हमारे यहां से सबमरीन प्रोजेक्ट की चीजों को शेयर किए। सबमरीन प्रोजेक्ट की चीजों को क्या किए हैं दोस्तों, शेयर किए हैं। इसके फलस्वरूप इनके ऊपर ऐसा मामला हो गया और ये मामला जो हुआ, कब का मामला है, ये मामला आपका 2022 का है। 30 अगस्त 2022। 30 अगस्त 2022 को मेरे भाई जो है 8 भारतीय नौसैनिकों को, जो भारत की नेवी की तरफ से रिटायर्ड थे और वहां पर काम कर रहे थे, उन सब 30 अगस्त 2022 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार कौन किया? 30 अगस्त को इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो, कतर की स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो, हर जगह का एक ब्यूरो होता है, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई है, वहां की स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो थी, स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो, स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया 30 अगस्त 2022 को। और वहां की कोर्ट, ये वहां की कोर्ट की पिक है, वहां की कोर्ट ने, कतर की कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2023 जो मामला अभी उछला हुआ है, जो मामला इस समय चल रहा है मेरे भाई, ये यही मामला है। 26 अक्टूबर 2023 को जो है इन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत की जो है अनाउंसमेंट किया गया। अब मामला ये है, जिन व्यक्तियों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया, उन्हें सजाए मौत दी गई 26 अक्टूबर 2023 को। इतने दिन कोर्ट में केस भी चला, कतर की कोर्ट में। तब इस बीच हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी? आज गवर्नमेंट ने अलग अलग अपना स्टेटमेंट दिए हैं, अलग अलग जगह से विदेश मंत्रालय ने अलग स्टेटमेंट दिया है और प्रधानमंत्री ने अलग स्टेटमेंट दे दिया। तो कतर में 8 भारतीय पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा कब दी गई? 26 अक्टूबर 2023 को। अब इन्हें कब गिरफ्तार किया गया? 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया। किस मामले में गिरफ्तार किया गया? जासूसी के कारण गिरफ्तार किया गया। कहां की जासूसी कर रहे थे? ये जासूसी जो कर रहे थे वो इजराइल के लिए कर रहे थे, ऐसा वहां के कोर्ट का मानना है, ऐसा वहां के इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ब्यूरो का मानना है। अब कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ये रिपोर्ट जब तक भारत की गवर्नमेंट ने नहीं देता है तब तक इस बात को सच मानना वाजिब नहीं है। और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि भारत की गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट क्या दिया और वो कंपनी का नाम क्या था? ग्लोबल वार, मतलब दाहरा ग्लोबल थी, जिसको खमीस अल आजमी चला रहा था। अब इन 8 भारतीय नौसैनिकों को जो फांसी की सजा दी गई, जिन्हें जेल में 1 वर्ष से ज्यादा समय तक रखा गया, अब जब ये मामला 26 अक्टूबर 2022 को इन्हें 26 अक्टूबर 2023 को जब इन्हें फांसी की सजा दे दी गई मेरे भाई, तब भारत की गवर्नमेंट में बात फैली। इन 8 पूर्व सैनिकों के परिवार वालों ने भी सरकार के ऊपर दबाव बनाया। तो फलस्वरूप हमारे यहाँ वर्तमान समय में विदेश मंत्री हैं जयशंकर सुब्रमण्यम और प्रधानमंत्री आप जानते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। और विदेश मंत्री के ऊपर इसका सबसे ज्यादा दबाव है। विदेश मंत्री जो है जयशंकर सुब्रमण्यम, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह इजराइल कतर की तरफ से चौंकाने वाला मामला है। बिल्कुल चौंकाने वाला मामला है। तो 120 करोड़ लोग भी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि यह चौंकाने वाला मामला है। और इन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को प्राथमिकता से लेगी, इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। और सर्वोच्च प्राथमिकता देने का मतलब ये हो गया मेरे भाई कि इस मामले पर सरकार का विशेष ध्यान रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे यहाँ के बहुत से मंत्रियों ने भी इस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं लगातार। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को बचाव का रास्ता अब भी है। फांसी की सजा दे देना, सजाए मौत दे देना सिर्फ सजा हो जाने के बराबर नहीं है, इनको बचाव किया जा सकता है। अब आप कहेंगे इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, सजाए मौत मिल गया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इजराइल की कतर की
निचली अदालत की तरफ से यह फैसला आया है। कतर की कैसी अदालत की तरफ से यह फैसला आया है? कतर की निचली अदालत की तरफ से यह फैसला आया है कि इन्हें सजा मौत दी जाए। अभी भारत की तरफ से कतर के आगे मतलब उच्च अदालत में, जैसे हमारे यहाँ नियम है हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है, अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को हाई कोर्ट में ले जा सकता है, वैसे कतर का भी नियम है। तो कतर की उच्च अदालत में अभी भारत सरकार की तरफ से अपील की जाएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर सुब्रमण्यम जी और हमारे देश की सर्वोच्च व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय इस पर एक उचित और ठोस कदम उठाते हुए वहां की उच्च अदालत में अपील करके इन भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को भारत लाने का प्रयास करेगी और लाएगी। इस चीज का भी मुझे पूर्ण विश्वास है। इस चीज का आगे मैं आपको और भी अपडेट देता रहूंगा मेरे भाई। जो भी अपडेट आता है उस पर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।